Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are into the post-Mauryan period. We are doing study of the post-Mauryan period. मौर्योत्तर काल को हम पढ़ रहे हैं, यानी कि मौर्यों के बाद का जो समय है, ठीक है, उसे हम पढ़ रहे हैं। और ये जो पीरियड है मैंने बताया था कि 200 BC से 300 AD तक का ये टाइम पीरियड है। टाइम ना भी जाने, बस आपको देखना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है इसमें। और हमने जो पढ़ाई की है इसमें अभी तक, उसमें हमने बताया था कि पोस्ट मौर्यन यानी मौर्योत्तर पीरियड में क्या हुआ था, मौर्योत्तर काल में, कि मौर्यों के डाउनफॉल के बाद उनके कुछ सक्सेसर आए थे। तो एक सक्सेसर, अकेले के सक्सेसर उनके नहीं थे, ठीक है, कोई अकेले का सक्सेसर नहीं था, ठीक है। उत्तराधिकारी कोई एक नहीं था, कई उत्तराधिकारी हैं। हाँ, उसमें कुछ उत्तराधिकारी जो थे वो देशी थे यानी नेटिव थे, और कुछ उत्तराधिकारी जो थे वो फॉरेनर्स थे। ये हमने बता दिया था, ठीक है। और जो फॉरेनर्स थे उसमें जो थे वो थे इंडो ग्रीक, सीथियंस, इंडो ग्रीक जिन्हें हम हिंद यवन कहते हैं, सीथियंस जिन्हें शक कहते हैं, पर्थियंस, ठीक है, और कुषाण, ठीक है। तो इसको हम पूरा स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने कुषाण को पढ़ा था, ठीक है। अब ये जो थे फॉरेनर्स, ये नॉर्थ वेस्ट से, सेंट्रल एशिया से ये आते हैं, उत्तर पश्चिम से ये आक्रमण करते हैं। मैंने लिखा भी हुआ है उत्तर पश्चिम से, ठीक है। तो इनका आक्रमण होता है। और जो देशी हैं ये सुंग डायनेस्टी, जिसकी शुरुआत सेंट्रल इंडिया, मगध और उसके अलावा सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया की तरफ हो रही है, ठीक है, सुंग डायनेस्टी की। पुष्यमित्र सुंग जो हैं ये क्या करते हैं, जो कि आखिरी मौर्यन शासक हैं, उनके जो बृहद्रथ, आखिरी मौर्य शासक हैं बृहद्रथ, उसकी हत्या करता है ये पुष्यमित्र सुंग। उन्हीं का ये जनरल है, एक ब्राह्मण है, और हत्या करके सुंग डायनेस्टी की शुरुआत कर देता है। मैंने बताया था यहीं पे फिर कण्व डायनेस्टी आएगी, और फिर जो सातवाहन डायनेस्टी है, सुंग डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी, और फिर जो सातवाहन है, तो सातवाहन जो है वो डोमिनेशन उनका होगा साउथ में। देखिए ओरिजिन इनका साउथ में होगा, लेकिन इनका थोड़ा विस्तार इधर भी है। क्यों है? क्योंकि ये यहीं पे आखिरी कण्व डायनेस्टी के आखिरी शासक सुशर्मा या सुशर्मन को हराकर सिमुक जो है वो यहाँ पे पूरे सेंट्रल और साउथ इंडिया में ये सातवाहन डायनेस्टी की शुरुआत करेगा। हालांकि ये कण्व डायनेस्टी भी छोटा हो गया होगा, तभी ये पूरे पे नहीं होगा, लेकिन इनका डोमिनेंस साउथ इंडिया में होगा। ओरिजिन इनका सातवाहनों का साउथ है, ठीक है। मतलब ये जिस ओरिजिन से आते होंगे, बेसिकली जिस जगह से बिलोंग करते होंगे, वो साउथ इंडिया होगा सातवाहनों का। लेकिन इनका जो एक प्रॉपर शासन शुरू होगा सातवाहनों के रूप में, ठीक है, सातवाहन वंश के रूप में, वो कण्व डायनेस्टी के शासक, अंतिम शासक सुशर्मा को या सुशर्मन को हराने के बाद ही शुरू होगा। इसलिए इनका डोमिनेंस जो होगा, क्योंकि कई लोगों का ये सवाल उठेगा कि भाई है साउथ में, हम कह रहे हैं कि भाई इधर भी हैं, और ये कण्वों को हरा के आते हैं, तो इधर इनका डोमिनेंस कैसे? तो हो सकता है कि इनका शासन जो है कण्वों के पास या सुंग डायनेस्टी में ही जो बाद के शासक हैं, जो कि काबिल नहीं है, तो इनका छोटा होता गया हो, और उस छोटे साम्राज्य को ही हरा के सातवाहनों ने अपना विस्तार थोड़ा यहां तक किया, ठीक है। ये तो हम बाद में चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सुंग डायनेस्टी। हमने इंडो ग्रीक पढ़ लिया था, शक भी पढ़ लिया था, पार्थियंस और कुषाण भी पढ़ लिया था। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो नेटिव्स में, नेटिव सक्सेसर यानी कि देशी उत्तराधिकारी, विदेशी उत्तराधिकारियों को हमने पढ़ लिया है। तो आज के देशी उत्तराधिकारियों में हम सुंग वंश को देखेंगे और कण्व वंश को देखेंगे, ठीक है। इसमें तो कुछ ज्यादा है ही नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत जो हमें पढ़ना है सुंग वंश में पढ़ना है। इसको हमने जब पिछला वीडियो खत्म किया था तो कुषाणों पे हमने बताया था कि कुषाण जो थे, कुषाण का मेन शासक हमने पढ़ा था कनिष्क को, हाँ। और ये हमने बता दिया था कि इंडो ग्रीक जो हमने पढ़ा था, तो थोड़ा सा जान लीजिए कि इंडो ग्रीक जो है वो आए थे किधर से? सबसे पहले हिंद यवन आए थे इधर से, सेंट्रल एशिया से। उसके बाद ये बेसिकली शकों के कहा जाता है कि एक तरह से शकों का भी प्रेशर था, हाँ। और कुछ और भी कारण थे जिसको हमने डिस्कस किया था
जब हमने इंडो ग्रीक पढ़ा था, हिंद यवन पढ़ा था। हाँ, उसके बाद इंडो ग्रीक आए थे शकों के प्रेशर में, और कुछ और भी फैक्टर्स थे, वो सारा हमने डिस्कस किया था। उसके बाद इंडो ग्रीक के बाद सीथियंस आ गए, शक आ गए, ठीक है। शकों के बाद पर्थियंस। पर्थियंस कहा जाता है कि नॉर्दर्न ईरान का जो क्षेत्र है, नॉर्दर्न ईरान, यहाँ पे देखिए ये ईरान का क्षेत्र है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लिए हुए। तो नॉर्दर्न ईरान का जो क्षेत्र होगा, उत्तरी ईरान, उसको कहा जाता था पर्थियंस। जहां तक कि देखिए इंडो ग्रीक को भी, ये बैक्टीरिया के इंडो ग्रीक थे, मैंने बताया था। तो ये बैक्टीरिया के इंडो ग्रीक का मतलब ये था कि ये कहते हैं कि ये बैक्टीरिया था, ये जो नॉर्दर्न अफगानिस्तान और कुछ सेंट्रल एशिया, देखिए ये मध्य एशिया है, यहाँ पर पूरा इसके ऊपर मध्य एशिया है, तो मध्य एशिया का कुछ क्षेत्र भी लिए हुए था, तो इसको कहा जाता था बैक्टीरिया। तो इनको बैक्टीरिया का हिंद यवन कहा जाता था। उसके बाद शक आते हैं। हाँ, यहाँ पर हमने इंडो ग्रीक में हमने मीनांडर को पढ़ा था, ठीक है। मिलिंद पन्हो की चर्चा हमने की थी किताब की। मीनांडर मिलिंद कहा गया है मिलिंद पन्हो में। नागसेन एक बौद्ध मॉन्क हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, जिनके साथ बहस होती है मीनांडर की, और फिर वो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मीनांडर है, मीनांडर यहाँ पढ़ा था। सीथियंस में हमने मेन पढ़ा था रुद्रदामन को। पर्थियंस में थोड़ी सी जानकारी गोंडोफर्निस के बारे में हमने ली थी, और कुशानों का मेन शासक था कनिष्क, इसको हमने देख लिया था, ठीक है। तो ये बड़ी बात थी। अब हम आज के टॉपिक पे सुंग और कौन डायनेस्टी को खत्म करने वाले हैं, और उसके बाद लास्ट में नेक्स्ट वीडियो में हम सातवाहन को खत्म करेंगे। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा सेंट्रल एशियन इंपैक्ट देख लेंगे, सेंट्रल एशियन इंपैक्ट क्या रहा भारत पे। तो उसके बाद ये खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा पोस्ट ये गुप्ता पीरियड, और गुप्ता पीरियड के बाद हर्षवर्धन पे जब पहुंचेंगे तो हमारा ले देके हमारा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत साउथ इंडिया का हिस्ट्री रहेगा, तो उसको हम अर्ली मेडाइवल पीरियड का हिस्ट्री भी मान सकते हैं, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। यहां पर जो है पोस्ट मॉडर्न पीरियड पर जब हम पहुंचे थे, तो इसके पहले देखिए, पढ़ना तो हमें आज यही है, लेकिन हमारा जो सीक्वेंस क्या था, सीक्वेंस जरूर जानना चाहिए, ठीक है। पहले हमने स्टोन एज पढ़ा, फिर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा, हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, सिंधु नदी के आसपास का सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास ये क्षेत्र विकसित हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हाँ, ये कल्चर, ये सिविलाइजेशन डेवलप हुआ। यहाँ पे इंडस नदी है, उसके बाद यहीं पे आपको ये इंडस है, ठीक है, इंडस है। इंडस के बाद यहीं पे आपको झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है। तो ये इंडस और उसकी सहायक नदियों के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, और इसी के सहारे प्रथम फर्स्ट अर्बेनाइजेशन, देखिए मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट अर्बेनाइजेशन जो है, यानी प्रथम नगरीकरण भी यहीं पे शुरू हुआ। तो कई बार आ जाता है प्रथम नगरीकरण जो है वो किस नदी के सहारे शुरू हुआ, तो सिंधु नदी के किनारे। तो पहले स्टोन एज, फिर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद आ गए थे वैदिक पीरियड, और वैदिक पीरियड का जो समय होगा 1500 टू 600 बीसी तक का होगा, जिसमें ऋग्वैदिक या अर्ली वैदिक पीरियड कहा जाएगा आपको 1500 से 1000 तक का पीरियड, ठीक है। 1500 टू 1000 तक का पीरियड ये जो है आप देख लीजिए, 1500 टू 1000 बीसी ये होगा, ठीक है, ऐसे कर लीजिए, 1500 टू 1000 बीसी, और फिर इस 1000 से 600 बीसी होगा, ये लेटर वैदिक पीरियड का, ठीक है। यानी 1500 से 600 बीसी तक का पूरा समय है, हाँ, ये है। उसके बाद हमने पढ़ा 6th सेंचुरी बीसी, महान परिवर्तनों का काल। यहाँ पर 16 महाजनपदों को हमने देखा इस पूरे क्षेत्र में, हाँ, 16 महाजनपदों को देखा था, जिसमें मगध, हाँ, मगध emerged स्ट्रॉन्गेस्ट आउट ऑफ दिस 16 महाजनपदा, और फिर मगध में कई डायनेस्टी शुरू होगी। यहीं पर आपको बिंबिसार हर्यक डायनेस्टी शुरू होगी। उसके बाद आपको हर्यक के बाद शिशुनाग डायनेस्टी आएगी, फिर नंद डायनेस्टी आएगी, और नंद डायनेस्टी के अंतिम शासक घनानंद को हरा के ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो यहाँ पर मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत होगी। आगे अभी हम एक बार फिर आना पड़ेगा आपको सीक्वेंस में देखने के लिए। तो ये महान परिवर्तनों का काल है, ठीक है। 6th सेंचुरी बीसी को, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को हम महान परिवर्तनों का समय मानते हैं, पीरियड ऑफ द ग्रेट चेंजेस। स्टोन एज, हाँ,
इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर आते हैं हम वैदिक पीरियड पे, फिर आते हैं 6th सेंचुरी बीसी पे, और महान परिवर्तनों का काल 16 महाजनपद, मगध उभर के आता है सबसे ताकतवर महाजनपद के रूप में। उसके बाद यही पीरियड है सेकंड अर्बनाइजेशन यानी द्वितीय अर्बनाइजेशन का, और ये शुरू होगा आपको गंगा नदी के सहारे, आता है एग्जाम में, गंगा नदी के सहारे शुरू हो जाएगा। क्या ये शुरू हो जाएगा गंगा नदी के सहारे द्वितीय नगरीकरण, क्योंकि यही वो पीरियड है। देखिए यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड में आयरन के बारे में लोगों को, लोहे के बारे में पता चल जाता है, तो लोहा एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एग्रीकल्चर में और अन्य चीजों में। हाँ, ये तो प्रथम ऑर्गेनाइजेशन फेज को जो है एक यहाँ पे देखिएगा कि एनकरेजमेंट मिलता है। प्रथम कह रहे हैं द्वितीय ऑर्गेनाइजेशन फेज को, प्रथम अर्बनाइजेशन यानी कि प्रथम नगरीकरण सिंधु नदी के सहारे, और द्वितीय नगरीकरण आपको गंगा नदी के सहारे आता है एग्जाम में। और यही 6th सेंचुरी बीसी। क्यों महान परिवर्तनों का काल कहते हैं? क्योंकि रिलीजियस मूवमेंट भी होते हैं ये वैदिक धर्म के खिलाफ। हाँ, वैदिक धर्म के खिलाफ क्यों? क्योंकि यहाँ पे कर्मकांड था, सेक्रीफाइसेस था, ब्राह्मणों का वर्चस्व था, तो इन्हीं ब्राह्मणों के खिलाफ जो है एक वैदिक धर्म के खिलाफ रिलीजियस मूवमेंट, धार्मिक आंदोलन होते हैं, जिसमें बहुत सारे धर्म आएंगे, लेकिन मुख्य रूप से बुद्धिज्म और जैनिज्म पहले से था, लेकिन महावीर स्वामी के समय ये जैनिज्म जो है और मुखर रूप लेता है एक धार्मिक आंदोलन के रूप में। और आप देखेंगे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है समाज को बदलने की कोशिश करते हैं, तो ये हमने देखा। इसीलिए इस पीरियड को बुद्ध पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है, इस पीरियड को बुद्ध पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो है ये अलग अलग पॉइंट मैंने दिए हुए हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद अगर देखें तो इसके बाद अगर हम कंप्लीट देसी, प्योर देसी घटनाओं को देखते हैं जिसमें फॉरेन इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो सीधा इसके बाद हम मौर्य पीरियड में आ सकते हैं। जैसा एक दो वीडियो में मैंने इसकी चर्चा नहीं की है, फिर भी एक बार मैंने जब इंट्रो क्लास दिया था पोस्ट मॉडर्न पीरियड का, तो उसमें सारा चीज बताया था। लेकिन अगर हम प्योर देशी घटनाओं की बात करें जिसमें कोई फॉरेन इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो 6th सेंचुरी बीसी के बाद सीधा हम मॉडर्न पीरियड पे आएंगे, उसके बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड पे आएंगे। लेकिन बीच में क्योंकि फॉरेन इन्वेजन भी होता है, तो उसको भी हम सीक्वेंस में रखेंगे, क्योंकि पढ़ा तो है हमने। और खाली देशी की बात करेंगे तो सीधे हम मॉडर्न पे आ सकते हैं, लेकिन हम एक सीक्वेंस बना रहे हैं। तो यहाँ एक बार फिर बीच में मैंने एक दो वीडियो में नहीं बताया था, लेकिन सीक्वेंस बता रहे हैं, देख रहे हैं, तो फॉरेन इन्वेजन को भी मैंने फिर जोड़ लिया है। ठीक है, तो साउथ इंडिया, ये स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, 6th सेंचुरी बीसी। हाँ, और 6th सेंचुरी बीसी के बाद फॉरेन इन्वेजन, और फॉरेन इन्वेजन में एक ईरानी इन्वेजन होगा, डेरियस फर्स्ट यानी दारा प्रथम का इन्वेजन होगा भारत में। ठीक है, ये 516 बीसी में, और उसके बाद 326 बीसी में सिकंदर यानी अलेक्जेंडर का, जो कि यूनान से आता है, ग्रीक से आता है, यानी एक ईरानी इन्वेजन देखेंगे, एक यूनानी इन्वेजन देखेंगे। 326 बीसी में यूनानी है और 516 बीसी में उसके पहले क्या है, ईरानी है। ये डेरियस प्रथम का आक्रमण है, ये जो है आक्रमण है सिकंदर का, अलेक्जेंडर का। ठीक है, तो ये था। और ये कब होता है? जो आखिरी नंद डायनेस्टी का आखिरी शासक है। यहाँ मगध में 16 महाजनपदों में जब डायनेस्टीज आती है, हाँ, जो मेन डायनेस्टीज हैं, आपको हर्यक या हर्यंका डायनेस्टी, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन यहाँ के प्रमुख शासक, फिर शिशुनाग डायनेस्टी, यहाँ शिशुनाग और ये काकवर्ण, ठीक है, कालाशोक जिसको कहते हैं, काकवर्ण कहा गया उनको दिव्यदान में। तो वो, और उसके बाद नंद डायनेस्टी में महानंद संस्थापक, महापद्मनंद महान शासक नंद डायनेस्टी को, उसके बाद धनानंद या घनानंद जिसको हराकर, हाँ, और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य एक महान साम्राज्य, अखिल भारतीय साम्राज्य, हाँ, पहली बार साम्राज्य का कॉन्सेप्ट उभर कर आएगा, मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत कर देंगे। ठीक है, तो ये बड़ी बात हो जाती है। हाँ, और ये मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत होती है। और मौर्य डायनेस्टी में जो हमने पढ़ा 322 से 185 बीसी तक का समय है मौर्य डायनेस्टी का, 322 से 185 बीसी तक का समय है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, फिर बिंदुसार, फिर अशोक को हमने पढ़ा। और जो अंतिम शासक हैं वो होंगे बृहद्रथ, जिनकी हत्या करे गए पुष्यमित्र शुंग, और शुंग डायनेस्टी की यही शुरुआत हो जाएगी, ये मैंने बताया था। ठीक है, तो पोस्ट मौर्य में, मौर्योत्तर काल में 185 बीसी और कहीं कहीं 187 बीसी। देखिए टाइम पीरियड पे आपको इतना ध्यान नहीं देना, इसमें बस जो बातें हैं उसको समझना है, मैं बार बार बता रहा हूं। तो पोस्ट मॉडर्न में हम आ जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर फिर एक बार समझिए, मैंने बताया स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये
नगरीकरण है, नगरीकरण खत्म हो जाएगा। फिर एक रूरल और देहाती सभ्यता शुरू होगी और उसको कहेंगे वैदिक पीरियड। यहाँ पे वैदिक पीरियड में यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है जन है क्योंकि यहाँ पर कबीलाई समाज है। ठीक है, मैंने बताया था कैसे, देखिए कैसे मैं ये बता रहा हूं कि कैसे एक साम्राज्य का उदय होता है। ठीक है, एक एम्पायर बनता है, वो मैं यहाँ पर बता रहा हूं। तो यहाँ पर जन है, सॉरी यहाँ पर जन है। ठीक है, ये जन है। तो जन क्या है? जन कबीलाई समूह को कहते हैं। यहाँ वैदिक पीरियड की शुरुआत की जाती है आर्यों के द्वारा। ठीक है, और आर्यों का जो समाज है वो उस समय का भारतीय समाज वो कबीलाई समाज है। ये आर्य आते हैं अलग अलग ग्रुप में और अलग अलग इनके नाम भी हैं इनके ग्रुप्स के। ये ट्राइबल है, हाँ, और ट्राइबल ग्रुप्स हैं ये, जैसे यदु, हाँ, अणु, ध्रुव, भारत, ये सब कबीला है। भरत कबीला, अणु कबीला, ध्रुव कबीला, तो इनको कबीला कहा जाता है। इन कबीले को जन भी कहा जाता है। यहाँ अनारियों के भी कबीले हैं, जैसे पख्त, बलानस, वो भी कबीलाई समाज हैं, उनको भी जन कहा जाता है। तो यहाँ पे जन जो है ना, जन जो लड़ाई करता है, आपस में जनों की लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो दो कारण से होता है। इस जन में जितने लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए, और जो पशुधन है उनकी सुरक्षा के लिए। और पशुधन में खासकर जो गाय है, ठीक है, काऊ, उसके लिए गायों का बहुत महत्व था आपको ऋग वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड में। तो गायों के की रक्षा के लिए या लोगों की रक्षा के लिए, इसलिए यहाँ का जो राजा है उसको कहा जाता है जनस्य गोपा, हाँ, या गोपति। लैंड के लिए लड़ाई नहीं है, यहां आते आते लैंड के लिए लड़ाई हो जाएगी। ठीक है, और जन मिलके जनपद बनाने लगेंगे। एक जन दूसरे जन पे अटैक करेगा, उसको अपने में मिला देगा, जनपद हो जाएगा। या एक जन के आगे अगर लैंड है तो यहां पर लोहे की जानकारी हो जाती है, तो लोहे की कुल्हाड़ी से जंगल को साफ कर देगा, फिर उसको मिला लेगा, ये सब, या आग जला के इसको साफ कर लेगा तो उसको मिला लेगा। तो इस तरह से जन और जन मिलेंगे और जनपद हो जाएगा। जब जनपद हो जाएगा तो यही राजा जो यहाँ पर गोपति है भूपति हो जाएगा। अब लैंड आ जाएगा तो भूपति हो गया। ठीक है, भूपति हो गया, और यहां पर अब लैंड के लिए लड़ाई शुरू हो जाएगी, विस्तार के लिए लड़ाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये जन से जनपद बन गया। फिर यहां पर कई जनपद मिलेंगे तो महाजनपद बनेगा। महाजनपद बनेगा, देखिए यहां पर महाजनपद मैंने लिख दिया। और महाजनपद जब बनेगा तो अब महाजनपदों में आपस में संघर्ष शुरू होगा और मगध एक बड़े और ताकतवर महाजनपद के रूप में उभर के आता है। और ये महाजनपद जो है कई महाजनपदों को अपने में समेट लेता है। तो एक तरह से मगध महाजनपद में कई महाजनपद आ जाते हैं। तो एक तरह से देखेंगे तो एक राज्य बनता है, हाँ, जनपद, महाजनपद और उसके बाद राज्य। यहीं पे मैंने बताया था मगध सबसे ताकतवर महाजनपद के रूप में उभरेगा। 3 बड़े डायनेस्टी, इसके पहले जो कि रिकॉर्ड में नहीं है, इस घटना के पहले कहा जाता था मगध में कभी कोई बृहद्रथ हुआ करते थे, उसके बाद की ये घटना है जब मगध सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद के रूप में उभर के आता है। तो यहाँ पर 3 डायनेस्टी बनती है बेसिकली, हर्यक या हर्यंका डायनेस्टी। तो हर्यंका डायनेस्टी के शासक मैंने बता दिया, बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन स्ट्रॉन्ग शासक थे, और भी थे नागदशक मंडल, लेकिन ये 3 जो थे ये मेन थे। उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है, और शिशुनाग के बाद नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत हो जाएगी। तो यहां पर जो है महाजनपद के बाद जब यहां पे मगध, देखिए महाजनपद है, उसके बाद मगध उभर के आएगा। जब मगध उभर के आता है बड़े और ताकतवर महाजनपद के रूप में, तो कई महाजनपदों को अपने में समेट लेगा और एक बड़े राज्य का रूप लेगा। और इसके बाद जब हम यहां से मौर्य डायनेस्टी में आते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हराकर यही मगध में जो है नंद डायनेस्टी के अंतिम शासक धनानंद या घनानंद को हराकर ये यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करेंगे। और कहा जाता है कि, इसीलिए मैंने कहा कि ये प्योर घटना नहीं है, बीच में है, इससे मैंने सीक्वेंस में ले लिया। यहां के बाद राज्य के बाद साम्राज्य आपको बनेगा मौर्यन डायनेस्टी में। ठीक है, और मौर्यन डायनेस्टी जो है एक अखिल भारतीय साम्राज्य का रूप लेगी। ठीक है, और कहा जाता है कि इसके पहले और इसके बाद इतना बड़ा टेरिटरी किसी के पास भी नहीं रहा भारत में। ठीक है, उसके बाद पोस्ट मौर्यन में आ जाएंगे हम, जो कि हम पढ़ रहे हैं मौर्योत्तर काल। ये 322 से 185 बीसी, और कहा जाता है कि 185 बीसी में ही पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की, बृहद्रथ की और शुंग डायनेस्टी की शुरुआत कर दी। तो यही हमारा टॉपिक है आज का। पहले हम शुंग और कान्वा पढ़ेंगे। फॉरेनर्स 2 पार्ट में। मौर्य डायनेस्टी जब टूटता है तो सक्सेसर आते हैं,
इसके उत्तराधिकारी आते हैं, कुछ विदेशी उत्तराधिकारी आते हैं, कुछ देशी उत्तराधिकारी आते हैं, यानी फॉरेनर्स आते हैं और कुछ देशी होते हैं। तो इधर से विदेशी आते हैं, इंडो ग्रीक, हाँ, इधर से आते हैं नॉर्थ वेस्ट से इंडो ग्रीक, सीथियंस, पार्थियंस, कुषाण इधर से आएंगे। हाँ, पिछले वीडियो में हमने कुषाणों को पढ़ा था और कनिष्क को पढ़ा था डिटेल में। और जो देशी होंगे सुंग, कान और सातवाहन। सुंग और कानवा जो होंगे नॉर्थ इंडिया में होंगे, लेकिन सातवाहन का डोमिनेंस जो होगा, हालांकि सेंट्रल इंडिया में भी आ जाएंगे, क्योंकि कानवा डायनेस्टी के अंतिम शासक सुशर्मा को हरा के ही ये मेन जो सातवाहन डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं शासन के तौर पे। तो इनका थोड़ा सेंट्रल इंडिया में भी इनका रीच होगा, विस्तार होगा, लेकिन इनका डोमिनेंस जो होगा साउथ इंडिया में ही होगा। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं सुंग और कानवा डायनेस्टी को। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं और सुंग डायनेस्टी को हम देखते हैं। देखिए सुंग डायनेस्टी जो है, मैंने बता दिया था कि पुष्यमित्र सुंग जो है ये अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके इस क्षेत्र में सुंग डायनेस्टी की शुरुआत करेगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए समय जो है 187 या 185 से शुरुआत होती है और ये 75 ईसा पूर्व तक चलती है, यानी कि 187 और 185 बीसी टू 75 बीसी। अब ये देखिए 187 185 बीसी अलग अलग किताबों में मिलता है कि शुरुआत की जाती है इस समय। हाँ, पुष्यमित्र सुंग जो हत्या करेगा बृहद्रथ की अंतिम मौर्य शासक की। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम पे नहीं जाना, मैं बार बार कह रहा हूं, बस इतना जानिए लगभग ये टाइम पीरियड है जिसमें सुंग डायनेस्टी की शुरुआत यहाँ पे ईस्ट और सेंट्रल इंडिया में नॉर्थ में की जाती है पुष्यमित्र सुंग के द्वारा। ठीक है, तो हम देखते हैं, आप चाहें तो एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप दोबारा ले लीजिएगा। चलिए, तो देखिए पुष्यमित्र सुंग को हम देखते हैं। यहां पर सबसे बड़ी बात की ये फाउंडर है, ठीक है, संस्थापक यही है। अभी मैंने बताया किल्ड लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ, ठीक है, स्थापना करेगा, फाउंड करेगा। हाँ, ये फाउंडर है किसका? सुंग डायनेस्टी का। ठीक है, कैसे? लास्ट मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करेगा और ये वहां पे सुंग डायनेस्टी की शुरुआत करेगा। ठीक है, तो ये कमांडर इन चीफ होता है किसी का? ये बृहद्रथ का ही, पुष्यमित्र सुंग जो है बृहद्रथ का ही जो अंतिम मौर्य शासक है बृहद्रथ, जिसकी बात हम यहां पे कर रहे हैं, उसी का कमांडर इन चीफ होता है। यानी कि आर्मी का सबसे बड़ा पोस्ट डिफेंस का जो था वो इसी के पास था, पुष्यमित्र सुंग के पास बृहद्रथ के समय में अंतिम मौर्य शासक। एक ब्राह्मण था, याद रखना है, मैंने ये बताया कमांडर इन चीफ उज्जैन में था ये। अच्छा, ये देखिए यहां पर कि ये बृहद्रथ को जब मारता है और मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत करता है, तो ये सोर्स कहां से है? बाण भट्ट का हर्षचरित्र। ध्यान रखिएगा, हर्षचरित्र इसका सोर्स है, स्रोत है, इसी से ये पता चलता है। और हर्षचरित्र लिखा किसका हुआ है? बाण भट्ट का। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, टाइटल इसके पास कुछ थे, सेनानी और दध्यजी। दध्यजी का मतलब शीघ्र वृद्धि करने वाला, वन हु ग्रोज स्पीडीली। ठीक है ना, अंग्रेजी वालों के लिए वन हु ग्रोज स्पीडीली। हाँ, एक्सिलरेटेड ग्रोथ जो होता है ना, उसको कहेंगे दध्यजी। तो ये आपको इसके दोनों टाइटल दध्यजी किसके लिए इस्तेमाल किया गया है याद रखना है। उसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं आपको पता है? हम पुष्यमित्र सुंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अयोध्या इंस्क्रिप्शन, धनदेव का अयोध्या इंस्क्रिप्शन है, इसको मैं हिंदी में लिख देता धनदेव। और हरिवंश पुराण, धनदेव का अयोध्या इंस्क्रिप्शन है और हरिवंश पुराण है। इससे पता चलता है, ये आ जाता है कई बार एग्जाम में, कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, ठीक है, और 1 राजसूय यज्ञ कराया। हाँ, और 1 राजसूय यज्ञ कराया। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ आप जानते हैं, घोड़ा छोड़ा जाता था और जहां वो घोड़े को पकड़ लिया जाता था, जो पकड़ लेता था, अगर घोड़ा जहां तक गया वो टेरिटरी हो गई उस राजा की जो अश्वमेध यज्ञ करा रहा है। अगर किसी ने पकड़ लिया तो फिर उससे राजा की लड़ाई होती थी। राजसूय यज्ञ जो है ये शक्ति प्रदर्शन के लिए होता था। ठीक है, अब देखिए इसका राजसूय यज्ञ जो कराया था, इसके जो पृष्ठ यानी पुरोहित थे ये पातंजलि थे। देखिए ये सब कुछ बातें आपकी रिपीट होती रहती है इतिहास में, पहले भी हम इसके बारे में पढ़े थे।
और बुक जो है महाभाष्य, ये हम जब वेदांत पढ़ रहे थे वहां भी इनकी बुक है महाभाष्य। ये एक व्याकरण की किताब है, ठीक है। और ये जो व्याकरण का एक ये कमेंट लिखा गया, कमेंट मतलब टीका, एक कमेंट्री है ऑन अष्टधाई। देखिए अष्टधाई भी एक बुक है, और ये अष्टधाई किसकी लिखी हुई है? पाणिनि की। देखिए पाणिनि की अष्टधाई है, पतंजलि की महाभाष्य है। देखिए महाभाष्य, ध्यान रखिएगा ये पतंजलि द्वारा लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ याद रखना है। और महाभाष्य जो है ये व्याकरण टेक्स्ट है, ग्रामर टेक्स्ट है, मतलब ग्रामर टेक्स्ट है। और ये कमेंट है, कमेंट्री है किस पे? अष्टधाई ऑफ पाणिनि का जो अष्टधाई है, ठीक है। देखिए ये मैंने लिख दिया, ये क्या है? सॉरी, ये पाणिनि का जो अष्टधाई है उस पे कमेंट है, टीका है। और पाणिनि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ये कंटेम्पररी थे, समकालीन थे किसके? महापद्मनंद। मैंने बताया था ना कि जब महाजनपद 16 महाजनपद थे और मगध सबसे ताकतवर महाजनपद के रूप में उभर कर आता है, तो वहां पर हर्यक डायनेस्टी आती है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन वाली डायनेस्टी। उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आती है जिसमें शिशुनाग और कालाशोक 2 शासक हैं। और फिर नंद डायनेस्टी आती है, उसी के महान शासक महापद्मनंद, हाँ महानंदिनी सबसे पहले शासक थे नंद वंश के। उसके बाद कहा जाता है वही फाउंडर थे, और कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि महापद्मनंद ही फाउंडर थे, तो जो भी हो, हाँ तो महापद्मनंद। और आखिरी शासक धनानंद या घनानंद, नंद डायनेस्टी का, जिसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो पाणिनि जो थे ये महापद्मनंद के समकालीन थे, कई बार पूछा गया है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये याद रखें इसको, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट जो भी चीजें मैं बता रहा हूं ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको यहां से सवाल बनते हैं एग्जामिनेशन में। एक चीज मैंने और बताई थी, ग्रामर यानी व्याकरण से रिलेटेड 3 राइटर थे, ऑथर थे। एक तो हो गए पतंजलि जिनका महाभाष्य है, हाँ, और ये कमेंट है पाणिनि के अष्टधाई पे। तो 2 बुक तो हो गई, पतंजलि ने लिखा महाभाष्य, पाणिनि ने लिखा अष्टधाई। और एक और है कात्यायन, जिनकी एक ग्रामर टेक्स्ट है वर्तिका। तो ये 3 जो ऑथर हैं, पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन, ध्यान रखिएगा, जिनकी वर्तिका है, कात्यायन की वर्तिका, पतंजलि का महाभाष्य, पाणिनि का अष्टधाई, और कहीं कहीं अष्टधायिनी भी लिखा हुआ मिलेगा, और कात्यायन का वर्तिका। तो इन तीनों को किसे एक साथ, पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन, इन तीनों को कहा जाता है मुनित्रयी। मुनित्रयी मैं वेदांग में वाले वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। तीनों का नाम याद रखिए, पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन, इन तीनों को एक साथ कहा जाता है मुनित्रयी। मुनि थे, ठीक है, ऋषि मुनि थे ये लोग। तो मुनित्रयी में कौन कौन है? अब आपसे सवाल बन जाता है कि मुनित्रयी में कौन नहीं आता है? तो ये 3 नाम आपके होंगे, एक कोई ऐसा होगा जो नहीं होगा, तो उसको आपको ऑड मैन आउट करके आंसर दे देना है। 3 नाम, पतंजलि, पाणिनि और कात्यायनी, 3 नाम होंगे। और एक अगर ऑड मैन होगा कि कौन सा नहीं है, हाँ वो कौन सा ऑप्शन है जो कि कौन सा विकल्प है जिसे मुनित्रयी नहीं माना जाता, तो आप उसको हटा देंगे। या 3 कोई और नाम होगा और एक इन तीनों में से पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन का नाम होगा। पूछेगा कौन मुनित्रयी में आता है, तो आपको ऑप्शन बनाना होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए मनुस्मृति का कंपाइलेशन हुआ था, संकलन हुआ था पुष्यमित्र शुंग के समय ही, ठीक है। और इनके समय ग्रीक का, यवनों का आक्रमण हुआ था, और इस यवनों के आक्रमण में वॉर लीडर जो थे वसुमित्र थे। यही वसुमित्र पुष्यमित्र शुंग के ये ग्रैंड सन है। वॉर लीडर कौन थे? वसुमित्र। यही वसुमित्र पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र और उनके बेटे वसुमित्र, ये इनके ग्रैंड सन। इन्होंने ही यवनों के खिलाफ जो वॉर को, युद्ध का नेतृत्व किया था, और मध्य भारत में यवनों को बढ़ने से रोका था किसने? वसुमित्र ने। यहां पर मैंने लिख दिया ग्रैंड सन ऑफ पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। इसका सोर्स कहां से मिलता है, यानी स्रोत कहां से, कैसे पता चलता है, जानकारी कहां से मिलती है कि यवनों का आक्रमण हुआ था? एक तो बीच में लिखे छोड़ रहा है, ये दिव्य दान में
बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के हैं। दिव्यदान में मौर्य वंश का बताया गया है, इसे पुष्यमित्र शुंग का। तो ये सवाल बनता है, कहां बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग जो हैं ये मौर्य वंश के हैं, किस जगह पे? ठीक है, ये कहां से जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग जो हैं ये मौर्य वंश के हैं? तो दिव्यावदान या दिव्यदान, दिव्यावदान कहीं लिखा मिलेगा, कहीं दिव्यदान में लिखा हुआ मिलेगा। तो ये दिव्यावदान में लिखा हुआ है कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो मौर्य डायनेस्टी के हैं। उसके बाद ग्रीक्स यानी यवनों का आक्रमण, इसमें आपको वॉर लीडर जो है कहा जाता है वसुमित्र है, जो ग्रैंडसन है यानी पोते हैं किसके? पुष्यमित्र शुंग के वसुमित्र। इन्होंने लीड किया था, वार का नेतृत्व किया था और मध्य भारत में यवनों को यानी ग्रीक्स को बढ़ने से रोका था। ग्रैंडसन ऑफ पुष्यमित्र शुंग, ये मैंने लिख दिया है। सोर्सेज की बात जहां पे है, देखिए सोर्सेज कैसे पता चलता है कि ग्रीक्स का आक्रमण हुआ था। एक तो मालविका अग्निमित्रम है, ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ किसका है? कालिदास का। हमेशा बहुत सारे एग्जाम में आ भी चुका है ये, मालविका अग्निमित्रम कालिदास का लिखा हुआ है। गार्गी संहिता एक ज्योतिष टेक्स्ट है, हाँ, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड टेक्स्ट है ये गार्गी संहिता। और महाभाष्य पतंजलि का, यही महाभाष्य है, पतंजलि का महाभाष्य। ये 3 सोर्सेज हैं जिससे पता चलता है कि ग्रीक्स यानी यवनों का आक्रमण हुआ था। तो आपको बस जो है आपसे पूछा जाएगा फाउंडर कौन है भाई इसका शुंग डायनेस्टी का? तो पुष्यमित्र शुंग। कैसे हुआ था? तो बृहद्रथ की हत्या करके, ये ब्राह्मण था। और ये कमांडर इन चीफ किसका, कहां पे था? उज्जैन में था। किसका कमांडर इन चीफ था? अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का। ठीक है, और इसकी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ, कहां से मिलती है कि बृहद्रथ ने अंतिम मौर्य शासक, सॉरी, ये कहां से जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य शुंग डायनेस्टी यानी शुंग वंश की शुरुआत की थी। तो इसकी जानकारी बाणभट्ट के हर्षचरित्र से मिलती है, ये आपको याद रखना है, हाँ, आ सकता है एग्जाम में। और इसके टाइटल यानी उपाधि सेनानी और दधियजी, दधियजी बड़ा इंपॉर्टेंट है, शीघ्र वृद्धि करने वाला। या तो पूछ देगा कि कौन सा टाइटल है दधियजी, किसका टाइटल है? तो पुष्यमित्र शुंग का, या दधियजी का मतलब क्या होता है? शीघ्र वृद्धि करने वाला, वन हु ग्रोस स्पीडीली। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अयोध्या इंस्क्रिप्शन धनदेव का है और हरिवंश पुराण है। इससे पता चलता है कि 2 अश्वमेध यज्ञ और एक राजसूय यज्ञ किया था। राजसूय यज्ञ में पुरोहित जो थे वो पतंजलि थे, जिनकी बुक है महाभाष्य। और महाभाष्य एक ग्रामर टेक्स्ट है, व्याकरण का की किताब है, जो एक कॉमेंट है, टीका है किस पे? पाणिनि के अष्टधाई पे। ये भी अष्टधाई भी व्याकरण है। ठीक है, पाणिनि समकालीन थे महापद्म नंद के, नंद डायनेस्टी के, बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिव्यदान, अच्छा, मनुस्मृति का कंपाइलेशन भी पुष्यमित्र शुंग के समय में होता है। दिव्यदान में बताया गया है कि मौर्य वंश से संबंधित थे कौन? बृहद्रथ। हाँ, पुष्यमित्र शुंग के समय ग्रीक्स यानी यवनों का आक्रमण होता है और जिसमें बताया जाता है कि वॉर लीडर जो हैं वो वसुमित्र हैं, वह पुष्यमित्र शुंग के जो ग्रैंडसन है। ठीक है, सोर्सेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज कहां से है यवनों के आक्रमण का? कालिदास का मालविका अग्निमित्रम, गार्गी संहिता एक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड टेक्स्ट है ये, और महाभाष्य पतंजलि का लिखा हुआ है। तो ये तीनों सोर्सेज हैं। तो ये सब जहां जहां मैंने रीड किया, सब इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हर्षचरित्र किसका लिखा हुआ है? बाणभट्ट का। इससे क्या पता चलता है? तो ये अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो है वो शुंग डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। दधियजी याद रखना है आपको। हाँ, पतंजलि ने, किसने राजसूय यज्ञ कराया था? तो पतंजलि ने कराया था। इनकी किताबों का नाम, ये सब मौर्य वंश का बताया गया है, किसमें? दिव्यावदान में। ग्रीक्स का आक्रमण, ये सब चीजें याद रखना है। कुछ और चीजें हैं इनके बारे में, कुछ और बातें हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में, तो हम उसे आगे देखते हैं। पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स सी सम मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द फाउंडर ऑफ द शुंग डायनेस्टी, ही इज पुष्यमित्र शुंग। तो यहां पर देखिए, अभी तक हमने बहुत कुछ जाना है इनके बारे में। कुछ और चीजें देखते हैं यहां पर। देखिए दिव्यदान और आर्य मंजूश्री कल्प, कुछ चीजें मैं हिंदी में इसलिए लिखता हूं कि इससे आपको हिंदी वालों को भी दिक्कत नहीं होगी, और ये अंग्रेजी में तो ऐसे ही लिखना है। ठीक है, दिव्यदान, दिव्यावदान या दिव्यदान, कहीं दिव्यदान लिखा हुआ मिलेगा, कहीं दिव्यावदान लिखा हुआ मिलेगा, और आर्य मंजूश्री कल्प, आर्य मंजूश्री कल्प, ये दोनों बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, यानी बौद्ध ग्रंथ हैं, और इसमें बौद्ध विरोधी बताया गया है। हाँ,
हेटर ऑफ द बुद्धिज्म बताया गया है, एक तरह से देखा जाए हेटर ऑफ द बुद्धिज्म, बुद्धिज्म से नफरत करने वाला बताया गया है। किसे? पुष्यमित्र शुंग को। एक तो दिव्यदान याद रखिएगा और एक याद रखिएगा आर्य मंजूश्री कल्प। ठीक है, आर्य मंजूश्री कल्प, इन दोनों को याद रखना है आपको। ठीक है, यहां बौद्ध विरोधी बताया गया, यानी हेटर ऑफ द बुद्धिज्म। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा गया है इनमें कि ही पुष्यमित्र शुंग डिस्ट्रॉयड 84,000 स्तूपा बिल्ड बाय अशोक। अशोक ने जो 84,000 स्तूप बनवाए थे उसको नष्ट कर दिया था, ऐसा माना जाता है, क्योंकि ये एक ब्राह्मण है। ये दिव्यदान और आर्य मंजूश्री कल्प जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें कहा गया है। अब देखिए 84,000 स्तूप तो आप समझते हैं, स्तूप का कंस्ट्रक्शन इस तरह से होता है, अभी मैं बताऊंगा। यहाँ पर ये स्तूप है इस तरह का राउंड। कहा जाता है कि बुद्ध के जो रिमेन्स हैं महात्मा बुद्ध के मरने के बाद, उनकी अस्थियों को नीचे रख के और उसके ऊपर इस तरह का एक कंस्ट्रक्शन बना दिया जाता है। मैं स्तूप पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, आर्ट एंड कल्चर में पढ़ना है। तो इस तरह का देखिए, इस तरह का कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, एक बार आप चाहें तो पहले ले लें स्क्रीनशॉट। चलिए, ये इस तरह का कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है। इसमें क्या क्या चीजें नीचे रख दिया जाता है, रिमेन्स, और उसके बाद इस तरह का कंस्ट्रक्शन बना दिया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल क्या क्या चीजें इसमें होती है वो हम पढ़ेंगे। स्तूप पे मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। तो 84,000 स्तूप अशोक ने बनवाए थे, क्योंकि अशोक एक बुद्धिस्ट था, उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था कलिंग वार के बाद। उसको नष्ट किया था क्योंकि एक ब्राह्मण है, ये कहा जाता है। और ये दिव्यदान और आर्य मंजूश्री कल्प से इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, ये कहा जाता है कई बार कि ये एग्जैजरेटेड बातें हैं, कई लोग इसे नहीं मानते। इसका रीजन ये है कि पुष्यमित्र शुंग गॉड बिल्ट द स्तूपा ऑफ भरहुत, भरहुत का स्तूप उसने बनवाया। तो अगर ये बौद्ध विरोधी होता तो कहा जाता है कि क्यों बनवाया, क्यों बनवाता भाई। हाँ, दूसरा सांची स्तूप, सांची स्तूप में देखिए स्तूप बना हुआ है और इसकी एक 4 दीवारी थी, 4 दीवारी वुडन थी यानी लकड़ी की थी। उसको इसने क्या किया, एक तो पहले इसने बनवाया सांची स्तूप, स्तूपा भरहुत, सांची स्तूप भरहुत का स्तूप बनवा दिया इसने। ठीक है, उसके बाद जो सांची स्तूप है वहां पे इस वुडन 4 दीवारी को पत्थर का करवा दिया, स्टोन को करवा दिया। ये जो वुडन था ये स्टोन का करवा दिया। तो कहा जाता है कि अगर ये बौद्ध विरोधी था तो फिर ये काम कैसे करता, ये स्तूप कैसे बनवाता, स्तूपों का रिपेयरिंग कैसे करवाता। तो ये एग्जैजरेटेड भी कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि कई जगह पर उसने जरूरत पड़ी हो और बुद्धिस्ट को खुश करने की कोशिश की हो। हाँ, उसने पहले नष्ट किया हो और हो सकता है कि बाद में कुछ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां आई हो जिसमें उसे खुश करने की जरूरत पड़ी हो, तो उसने ये सब काम किया। जो भी है, हाँ, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि दिव्यदान और आर्य मंजूश्री कल्प में इसको बौद्ध विरोधी बताया गया। तो ये सवाल बन जाता है कि कहां बौद्ध विरोधी बताया गया है। तो दिव्यदान और आर्य मंजूश्री कल्प में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, बौद्ध विरोधी बताया गया क्योंकि 84,000 स्तूपों को इसने नष्ट किया है, ऐसा कहा गया। लेकिन फिर ये बातें थोड़ा सा निगेट करती हैं इसको, जो भी है आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए विक्ट्री, इसकी जालंधर और सियालकोट जो कि पंजाब में है, आज तो ये पंजाब में पड़ता है जालंधर और सियालकोट। हाँ, तो पंजाब की विक्ट्री की थी, ऐसा कहा जाता है। एक विदर्भ के शासक थे यज्ञसेन, ये ध्यान रखना है, यज्ञसेन रूलर ऑफ विदर्भा। हाँ, उससे लड़ाई हुई थी पुष्यमित्र शुंग के समय, और उस समय डिफीटेड बाय अग्निमित्र सन ऑफ पुष्यमित्र शुंग, ये अग्निमित्र, ठीक है, यही डिफीट किया था कहा जाता है। और इसका सोर्स जो है, स्रोत जो है वो मालविका अग्निमित्रम है। हाँ, जो कि कालिदास द्वारा लिखा हुआ एक संस्कृत प्ले है। ठीक है, कहा जाता है फर्स्ट प्ले ऑफ कालिदास, इसको फर्स्ट प्ले ऑफ कालिदास कहा गया, यहां भी हम देखेंगे। तो ये बातें तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में हमने देखा। उसके बाद देखिए आगे, पुष्यमित्र शुंग के बाद इसके बेटे हैं अग्निमित्र। हाँ, यहां पे हमने पढ़ा कैपिटल इन्होंने विदिशा को बनाया अग्निमित्र ने। हाँ, प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर, नायक। हाँ, मालविका अग्निमित्रम जो कालिदास ने लिखा, संस्कृत प्ले है, संस्कृत नाटक है और फर्स्ट प्ले कहा जाता है कालिदास का। तो इसके प्रोटैगनिस्ट हैं ये कौन, अग्निमित्र।
संस्कृत प्ले है कालिदास का फर्स्ट प्ले। हाँ, इसको आपको ध्यान रखना है। मालविका अग्निमित्रम प्रोटैगनिस्ट है, यहां भी लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद वसुमित्र के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा कि ये ग्रैंड सन है किसके, पुष्यमित्र शुंग के, और अग्निमित्र के बेटे हैं। इनके समय जब कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के समय जब यवनों का आक्रमण हुआ था, तो उस समय जो युद्ध हुआ उसका नेतृत्व किया था वसुमित्र ने, और मध्य भारत में लीडर इन वॉर अगेंस्ट ग्रीक्स, यवनों के खिलाफ लड़ाई में, और मध्य भारत में यवन जो बढ़ रहे थे उसको रोका था, उनको मध्य भारत में आने से रोका था। किसने? वसुमित्र ने। तो बस वसुमित्र के बारे में ये जानकारी है, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना। भागभद्र के बारे में देखिए, भागभद्र के बारे में हम जानेंगे कि 9th रूलर। क्यों जानेंगे? पहले भी पढ़ चुके हैं। हाँ, देखिए जब हम हिंद यवन को पढ़ रहे थे, इंडो ग्रीक को, वहां मैंने बताया था कि भारत में हिंद यवन जो है वो 2 वंशों में बट गए थे। एक यूथिडेमस, पहला जो था एक यूथिडेमस वंश, हाँ, और दूसरा है यूक्रेटाइड्स वंश, ठीक है ना। यूथिडेमस वंश का महान शासक हुआ था एक डिमेट्रियस वंश, यूथिडेमस नहीं, डिमेट्रियस वंश। एक है यूक्रेटाइड्स वंश और एक है डिमेट्रियस वंश। डिमेट्रियस वंश का हुआ था मीनांडर, ठीक है, महान शासक, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी था। यूक्रिडाइट्स डायनेस्टी और ये डिमेट्रियस डायनेस्टी, 2 डायनेस्टी हुआ था भारत में, ठीक है। तो अब जो यूक्रेटाइड्स डायनेस्टी था, उस डायनेस्टी में आगे का एक शासक आता है एंटियालकिड्स, ठीक है, एंटियालकिड्स। तो एंटियालकिड्स भागभद्र के दरबार में, कोर्ट में भेजता है हेलियोडोरस को। ये हेलियोडोरस एक एम्बेसडर है ऑफ एंटियालकिड्स। हाँ, एंटियालकिड्स कौन है भाई? तो एंटियालकिड्स ये इंडो ग्रीक शासक है एक, हाँ, और किस वंश का है? ये है आपको यूक्रेटाइड्स वंश का। ये मैंने जब इंडो ग्रीक पढ़ाया है वहां पे बता दिया था, ये आप लिख भी सकते हैं। यूक्रेटाइड्स हमने बताया था, यूक्रेटाइड्स, और इसी वंश का था कौन? एंटियालकिड्स शासक था। ये थे इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यवन, बैक्ट्रिया के हिंद यवन हमने पढ़ा था ना। तो यूक्रेटाइड्स वंश का एंटियालकिड्स था, इसी का राजदूत था कौन? हेलियोडोरस, जिसको वो 9वें शासक, शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में, कोर्ट में भेजता है। और ये हेलियोडोरस क्या करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये गरुड़ ध्वज, गरुड़ा पिलर लगाएगा कहां पे? विदिशा या बेस नगर में। गरुड़ ध्वज लगाएगा विदिशा या बेस नगर में। ये आपको ध्यान रखना है। इंडो ग्रीक वाले में भी मैंने, आप देखिएगा वहां पे भी ये बात लिखवाई है, ठीक है ना। तो ये आपको यहां तक जानना है। उसके बाद अंतिम शासक है देवभूति। हाँ, देवभूति अंतिम शासक है शुंग वंश का, जिसका मर्डर करेगा कौन? वासुदेव। देखिए ये वासुदेव मर्डर करेगा, और यही फाउंडर है किसका? कण्व डायनेस्टी का, ठीक है। 75 बीसी में खत्म होगा शुंग डायनेस्टी, ठीक है। कैसे? वासुदेव जो है ये देवभूति का ही मिनिस्टर है, वासुदेव, जो कि देवभूति का मर्डर कर देता है, अंतिम शुंग शासक देवभूति का, और कण्व डायनेस्टी की शुरुआत कर देता है। कण्व डायनेस्टी का समय 75 to 30 बीसी का है। हाँ, 75 से 30 ईसा पूर्व का है। कुछ नहीं पढ़ना, बस इसमें जानना है 4 शासक हैं, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण, और अंतिम शासक सुशर्मा या सुशर्मन। बस यही, इसमें ऑप्शन यही बनेगा कि कौन से 4 शासक थे। हाँ, कौन सा जैसा ऑप्शन बनेगा कि कौन सा शासक नहीं था इसमें, तो 3 इसमें से दे देगा, एक कोई और दे देगा, या कौन सा था कण्व डायनेस्टी का, तो 3 कोई और दे देगा, एक इसमें से दे देगा। तो यही यहां से क्वेश्चन यही बनने वाला है, दूसरा कुछ नहीं बनेगा। हाँ, आपको ये टाइम पीरियड लिख भी दिया है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है टाइम पीरियड से, ठीक है, आपके बस जानने के लिए है। तो बस आपको ध्यान रखना है वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मा या सुशर्मन, ठीक है। वासुदेव जो है मर्डर करता है किसका? शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति का, और कण्व डायनेस्टी की शुरुआत करता है। कण्व डायनेस्टी का अंतिम शासक सुशर्मन। हाँ,
और सुशर्मन का मर्डर करेगा सीमुक। सीमुक, और यही सीमुक जो है ये सातवाहन डायनेस्टी की शुरुआत कर देगा, जिसका डोमिनेंस साउथ इंडिया में होगा। हालांकि मैंने बताया है कि इनका ओरिजिन सातवाहनों का तो साउथ इंडिया होगा, क्योंकि लेकिन जब ये अपनी सत्ता स्थापित करेंगे बिल्कुल सातवाहनों के रूप में, हाँ, जब ये शासक बनेंगे अपनी सत्ता सातवाहनों के रूप में पूरी तरह से एस्टैब्लिश कर लेंगे, तो ये करेंगे कनवा को हराकर। तो कहा जाता है कि जहां पे सुंग थे वहीं पे कन्व आ गए, और कन्व को हरा के आ गए सातवाहन। लेकिन ये कहा जाता है कि फिर सातवाहन का डोमिनेंस तो साउथ इंडिया में है, तो थोड़ा सा इनका विस्तार हुआ था सेंट्रल इंडिया में भी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं था। हो सकता है कि पुष्यमित्र सुंग के समय ही इनका टेरिटरी छोटा हो गया हो, या कन्व के समय बहुत छोटा हो। इस वजह से पूरे सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया में जैसे कि कन्व का था या सुंग का था शुरुआती दौर में, वैसा इनका नहीं था। इनका था दक्षिण में डोमिनेंस था, और थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया जहां पे इन्होंने कन्वा को हराया होगा। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे सातवाहन को। आगे का जो हमारा होगा ये सातवाहन वंश होगा। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, देखिए यहां पर जल्दी जल्दी दो बातें आपको याद रखनी है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में क्या याद रखनी है? दिव्यदान, आर्यमंजूश्री कल्प, ये बौद्ध टेक्स्ट है जिसमें बौद्ध विरोधी बताया गया है। अब से अगर पूछा जाए कि कहां पे बौद्ध विरोधी बताया गया है पुष्यमित्र शुंग को, तो दिव्यदान और आर्यमंजूश्री कल्प में ये क्या है भाई? बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। क्यों बताया गया है? क्योंकि इसमें कहा गया है कि 84,000 जो अशोक ने स्तूपा बनवाए थे उसको इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था, क्योंकि ये ब्राह्मण थे, ऐसा कहा गया। उसके बाद लेकिन इसी को डिनाई किया गया कि भारहूत में उन्होंने क्या किया, स्तूप बनवाया था, और सांची का स्तूप जो कि लकड़ी का था उसको पत्थर का करवा दिया था। ये आ सकता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने सांची में जो लकड़ी का की चार दीवारी थी, सांची के स्तूप की, उसको स्टोन का करवा दिया था। तो आप कहेंगे पुष्यमित्र शुंग। और ये थोड़ी सी जानकारी, बस आप इसको बस एक सरसरी निगाह से देखना है। यहाँ ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहाँ से सवाल बनेगा। ठीक है, ये भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए। यहाँ पर जो सवाल है ये बनेगा मालविका अग्निमित्रम से बन सकता है सवाल। ठीक है ना, ये जो यहाँ पर भी मालविका अग्निमित्रम के बारे में मैंने जानकारी दी है। अग्निमित्र जो है पुष्यमित्र शुंग का बेटा है, कैपिटल इसका विदिशा, और प्रोटैगनिस्ट है यानी कि नायक है, मेन कैरेक्टर है कालिदास के संस्कृत प्ले मालविका अग्निमित्रम का। ये एक लव स्टोरी है। ठीक है, और उसके बाद संस्कृत प्ले के बारे में कहा गया इस मालविका अग्निमित्रम के बारे में कि फर्स्ट प्ले ऑफ कालिदास का पहला नाटक था ये। ठीक है, यहां तक था, हमने पहले भी पढ़ लिया पुष्यमित्र शुंग के बारे में, और अग्निमित्र के बारे में हमने देख लिया। यहाँ पर पहले पुष्यमित्र शुंग के बारे में पूरा पढ़ा, उसके बाद अग्निमित्र। वसुमित्र के बारे में बस इतनी ही जानकारी है कि जब पुष्यमित्र शुंग के समय इंडो ग्रीक या इंडो ग्रीक कहते हैं, ग्रीक्स या इंडो ग्रीक जो भी है यवन अटैक करते हैं, तो उस वॉर को लीड करता है कौन? वसुमित्र, जो कि ग्रैंडसन है पुष्यमित्र शुंग का। ठीक है, ये और मध्य भारत में यवनों को आने से रोकता है, यानी ग्रीक्स को आने से रोकता है। उसके बाद इनके बारे में कोई जानकारी, भागभद्र 9th रूलर है, जो कि यहां पर आपको जानकारी मिलेगी कि हेलियोडोरस, पहले भी मैंने बताया है बैक्टीरिया के हिंद यवन जब हम पढ़ रहे थे। हेलियोडोरस जो कि एम्बेसडर है एंटियाल्किड्स का, और एंटियाल्किड्स यूक्रेटाइड्स वंश का है, इंडो ग्रीक का, जो कि भारत में दो वंश बढ़ते हैं, यूक्रेटाइड वंश, यूक्रेटाइड्स डायनेस्टी, और डिमेट्रियस डायनेस्टी। तो यूक्रेटाइड्स वंश का है शासक एंटियाल्किड्स, इसका एम्बेसडर है यानी राजदूत है कौन? हेलियोडोरस। तो ये 9वें शासक, ये आता है एग्जाम में कि किस शासक के दरबार में, शुंग वंश के किस शासक के दरबार में हेलियोडोरस जो है वो आया था। ठीक है, तो हेलियोडोरस आया था भागभद्र के दरबार में, जो कि 9वां शासक था शुंग वंश का। उसके बाद और इसने क्या किया था? महत्वपूर्ण काम, विदिशा या बेस नगर में इसने गरुड़ ध्वज या गरुड़ा पिलर लगवाया था। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ये गरुड़ पिलर लगवाया था, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए कण्व वंश में 75 से 30 BC तक का है कण्व वंश। अंतिम शासक शुंग वंश का जो देवभूति है उसी का मर्डर करता है इसका मिनिस्टर जो है वासुदेव, और ये कर्ण वंश की नींव रखता है। ठीक है,
ये फाउंडर है कण्व वंश का। 4 शासक इसमें होंगे, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मा या सुशर्मन। इन चारों को आपको याद रखना है, इसी में से एक ऑप्शन बन सकता है, कई बार एग्जाम में पूछता भी है, तो ये बस आपको याद रखना है। अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करेगा कौन? सिमुक, और सातवाहन डायनेस्टी की शुरुआत करेगा। तो इस तरह से हमने क्या किया कि जो मौर्योत्तर काल का यानी पोस्ट मौर्यन पीरियड का जो मौर्यंस के देशी उत्तराधिकारी थे, उसमें हमने 3 वंशों में से एक तो शुंग वंश और कण्व वंश को खत्म कर लिया। एक वंश बचता है सातवाहन वंश, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।